अयोध्या, श्री राम, रामलला, बालक राम, कई नाम। अयोध्या फिलहाल देश की राजनीतिक राजधानी बन गई है। वजह यह है कि तमाम राजनीति के केंद्र बिंदु में अयोध्या है। सवाल यह उठता है कि अयोध्या में 22 जनवरी को जिस तरह से प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन किया गया, इसका राजनीतिक निहितार्थ क्या होगा। दूर की राजनीति के संदर्भ में अगर देखें तो अयोध्या का क्या क्या प्रभाव होगा। अयोध्या कैसे राजनीति का केंद्र बिंदु बन गया है और आने वाले वक्त में भी राजनीति का केंद्र बिंदु बनेगा, और क्या सांस्कृतिक राजधानी जब बनारस को कहा जाता रहा है तो आने वाले समय में कोलकाता को भी सांस्कृतिक राजधानी कहते हैं, वाराणसी को भी कहते रहे, तो क्या सांस्कृतिक राजधानी या धार्मिक राजधानी अयोध्या बन जाएगा। अयोध्या में मंदिर की जगह अस्पताल और अन्य प्रकार के साधन, शौचालय तक बनाने की बात करने वालों को क्या यह पता है कि अयोध्या में जो कुछ हुआ उससे कितना रोजगार सृजन हुआ, कितना आर्थिक लाभ इस देश को होगा, क्या क्या लाभ होना है। क्या सिर्फ अस्पताल बना देने से समस्याओं का समाधान हो जाएगा। कई बड़े अस्पताल ऐसे हैं जो किसी न किसी मंदिर के ट्रस्ट से जुड़े हुए और संचालित होते हैं। तो अयोध्या में बाद में क्या होगा, जनता की क्या अपेक्षा है, हम यह भी इस वीडियो में बतलाएंगे। और फिलहाल यह हम चर्चा कर रहे हैं कि अयोध्या में शौचालय बना देने की बात करने वाले, अयोध्या में मंदिर की जगह कोई अस्पताल खड़ा कर देने की बात करने वाले लोग अब भी अपना वितंडावाद नहीं छोड़े हैं, और विघ्न संतोषियों की भीड़ इतनी जबरदस्त है इस देश में कि कुछ न कुछ होते रहता है। जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी तो राहुल गांधी कह रहे हैं कि क्या पीएम तय करेंगे कि कौन मंदिर जाएगा। सबको मंदिर जाने की मिल सकती है अनुमति, किंतु राहुल गांधी को नहीं मिल सकती। आपको मंदिर जाने से कौन रोका। आप तो हिंदू हैं भी नहीं, ना माँ की तरफ से ना बाप की तरफ से। अगर उठा के इतिहास देखा जाए तो न कानूनी तौर पर भी आप हिंदू नहीं है। पितृसत्तात्मक समाज है, ये मानकर चलिए। तो ऐसी स्थिति में राहुल हमेशा मंदिर में जाते हैं, उनको कहां कोई रोकता है। लेकिन राम, अयोध्या का अस्तित्व नकार देने वाले लोग अगर ये बात करते हैं तो थोड़ा समाज में अलग विचार बनता है। और लोगों का यही कहना है, आमतौर पे अगर आप ग्रास रूट पर जाए, पता नहीं क्या हो गया है, गैर भाजपाई राजनीतिक दल जो कुछ हैं, जो राम, अयोध्या और सनातन पर दिन रात फसाद खड़ा करते रहते हैं, विवाद खड़ा करते रहते हैं, विवादास्पद बयान देते रहते हैं। पता नहीं उनको क्या हो गया है, वो कैसे आधार पर जो स्थिति है उसको नहीं देख सकते। जब नरेंद्र मोदी ने यह अपील की कि दिवाली मनाया जाए, और आप यकीन जानिए कि जो धूर विरोधी हैं नरेंद्र मोदी के, भाजपा के, रामलला के, अयोध्या के, मंदिर निर्माण के, वैसे लोगों के घरों में भी दिवाली मनाई गई। जो जातियां राजनीतिक समीकरण के कारण असंतोष व्यक्त करते रहे हैं, उनके घर की महिलाओं ने भी खुलेआम दीपावली मनाई, दिए जलाए, और पुरुष समाज ताकता रह गया मुंह, चाहे वो किसी भी राजनीतिक दल के समर्थक हों। तो ये स्थिति रही है। ये अपील नीचे खाने तक गई है, लोगों तक। और कुछ लोग तो अब ये कह रहे हैं कि कहीं क्या 543 में 443 से अधिक सीट ले आएंगे। भाजपा तो 400 प्लस का टारगेट लेके चल रही है। लेकिन आम जनमानस में क्या स्थिति है। जिन लोगों ने भी विरोध किया है अयोध्या का, रामलला का, मंदिर निर्माण का, उनके खिलाफ का आज जनमानस है। और एक बात ठोक ठठाकर उनके दिमाग में बैठ गई है कि जितने भी विरोध के स्वर हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक खास समुदाय का मत समर्थन प्राप्त करने के लिए किया जा रहा है। यानी राजनीति आम लोग भी समझ रहे हैं कि कौन क्या कर रहा है। बहरहाल अयोध्या पर हम लौटते हैं, और अयोध्या का जो संदेश दूर तक गया, आप देखिए कि अयोध्या में क्या नहीं हुआ। सबरी, जटायु, केवट राज, वाल्मीकि, क्या किसी ने सोचा था कि अयोध्या का एयरपोर्ट वाल्मीकि के नाम पर होगा। पूरे उत्तर प्रदेश में वाल्मीकि समाज आज किसे वोट देगा, किसके समर्थन में खड़ा होगा, या देश का वाल्मीकि समाज किस दिशा में जाएगा। जो विपक्ष बराबर अनुसूचित जाति की राजनीति करते रहा, ब्राह्मण की राजनीति करते रहा, कांग्रेस मुस्लिम की राजनीति करते रहा,
उसने किसी मुसलमान को क्या दे दिया? क्या किसी ब्राह्मण को उसने कोई योजना दे दी, उसके नाम पर चलाया? गांधी नेहरू परिवार के अलावा तो उसे कोई नाम सूझता ही नहीं रहा है। अनुसूचित जाति हरिजन की राजनीति करते रहने वाले कांग्रेस ने कहा उनके पूर्वजों की प्रतिमाएं गढ़ी, रविदास, संत रविदास की। तो भाजपा की राजनीति को आप देखिए, एक एक बारीकी से नजर रखी जा रही है जातीय समीकरण साधने के लिए, चाहे सबरी हो, लता मंगेशकर हो, वाल्मीकि समाज हो, जटायु से आप जोड़ लीजिए, गिलहरी तक को वहां प्रतिमा बना दी गई, केवटराज की प्रतिमाएं हैं। तो ये तमाम चीजों को जोड़ा जा रहा है। बनारस में काशी विश्वनाथ में अहिल्याबाई होलकर की उन्होंने प्रतिमा स्थापित की, जिनका इतिहास में कहीं प्रतिमा जल्दी दिखेगी नहीं आपको, खासकर उत्तर भारत और बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड के इलाके में। तो ऐसी स्थिति में सोचिए कि भाजपा जातियों को साधते हुए अयोध्या का राजनीतिक इस्तेमाल कर रही है। गलत सही अगर आप कहते हैं तो धर्मवाद अगर गलत है तो जातिवाद भी गलत ही माना जाएगा। ऐसी स्थिति में क्या कुछ होगा? विपक्ष कहां खड़ा दिख रहा है? आप देखिए कि 2017 में उस अयोध्या में 2 लाख पर्यटक जाते थे प्रत्येक वर्ष, और 2022 में ये संख्या 2 करोड़ हो गई। उम्मीद ये की जा रही है कि आने वाले वर्षों में प्रतिदिन 3 लाख लगभग लोग अयोध्या जाएंगे। 1 लाख लोगों को रोजगार सृजन होता है। अकेले परिवहन उद्योग से 20,000 लोगों को लाभ मिलेगा। वैश्विक निवेशक सम्मेलन जब हुआ तो उसमें 49,000 करोड़ रुपए अयोध्या में निवेश करने का प्रस्ताव मिल चुका है, और माना यही जा रहा है कि आने वाले कुछ सालों में 80,000 करोड़ रुपए तक अयोध्या में निवेश हो सकते हैं। प्रश्न तो लोग यह भी पूछ रहे हैं कांग्रेस से कि 65 साल या 60 साल की जो सत्ता रही गैर भाजपाई राजनीतिक दलों का, क्या वे 2 ऐसे काम गिना सकते हैं बड़ी संरचना से जुड़ा हुआ कि उन्होंने 3 साल में पूरा कर दिया हो, 3.5 साल में? जैसे अयोध्या में एयरपोर्ट बना दिया गया, उतना बड़ा रेलवे स्टेशन का कायाकल्प हो गया या नया रेलवे स्टेशन बना दिया गया। जिस तरह की संरचनाएं बनाई गई 3 साल में, कांग्रेस ने क्या बना दिया? तो मिला जुलाकर स्थिति यही है कि अयोध्या ने दूर तक संदेश दिया है, और आने वाले वक्त में अयोध्या से जिनकी भी श्रद्धा जुड़ी हुई है वो राजनीतिक रूप से भी इसका इस्तेमाल करेंगे, यानी मत का समर्थन वे उस पार्टी को देंगे। कई जगह तो प्राण प्रतिष्ठा उत्सव के दिन ये गाना बजता रहा कि राम भक्त ही दिल्ली में सत्ता करेंगे, इस तरह के गाने बजाए जाने लगे हैं। तो कहीं ना कहीं राम से जुड़ा हुआ भारतीय जनमानस है, और जो लोग भी राम का विरोध कर रहे हैं, आम लोगों की प्रतिक्रिया को आप जाकर के ग्रास रूट पर देखिए, उनकी प्रतिक्रिया यही है कि जो राम के विरोधी है उनको देश में भी विरोध का स्वर झेलना पड़ेगा और वे सत्ता हासिल नहीं कर सकेंगे। नरेंद्र मोदी को राम ने अमरत्व का वरदान दे दिया कल। अब नरेंद्र मोदी मरने वाले नहीं है, उनका नाम मरने वाला नहीं है। भले उनका नाम समाप्त हो जाए इस देश में, जिनके नाम बड़ी आदर से लिए जाते रहे हैं। कई नाम इसमें आपको शामिल मिलेंगे आने वाले वक्त में कि उनका नाम लेवा नहीं बचेगा, लेकिन मोदी 1000 तक अमरत्व का वरदान लेकर जिंदा है। जिस तरह से मंदिर की संरचना हुई, 1000 से 2500 वर्ष तक उसको कुछ होना नहीं है कहा जा रहा है, तब तक नरेंद्र मोदी भी जिंदा रहेंगे। इसलिए कि इतिहास मिटता नहीं है, मिटाने से भी बहुत लोगों ने इतिहास मिटाने की कोशिश की। तो आने वाले वक्त में आप देखिएगा कि नरेंद्र मोदी के कद के सामने तमाम विपक्ष बौना साबित होगा। इनको तो जो राजनीतिक स्थिति है समझ में ही नहीं आ रही है कि ग्रासरूट पर चल क्या रहा है। सिर्फ एक समुदाय विशेष, एक धर्म विशेष के लोगों का मत की राजनीति ये लोग कर रहे हैं, और उसका खामियाजा इनको भुगतना पड़ रहा है। साफ साफ आदित्य योगी नाथ ने, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा था 80 बनाम 20। बिहार में भी वही राजनीति चलने की कोशिश की जा रही है, और आने वाले वक्त में यकीन जानिए कि भाजपा कहीं और मजबूत होगी। जितना अधिक भाजपा मजबूत होगी वर्तमान स्थिति से, उतना ज्यादा विपक्ष कमजोर होगा, और जितना अधिक विपक्ष कमजोर होगा उतना अधिक नुकसान लोकतंत्र को होगा। देश में हमेशा सत्ता के खिलाफ एक संतुलित ताकत होनी चाहिए, अन्यथा लोकतंत्र का पहिया डगमगा सकता है। ये एक अलग राजनीतिक सिद्धांत है, लेकिन विपक्ष अगर सुधरने पर ही ना हो,
जिद कर पर अड़ा हो कि हम नहीं सुधरेंगे, तो लोकमानस जनता क्या करे? ये आम जनता की चिंता का विषय बना हुआ है कि विपक्ष का सुपड़ा साफ होता चला जाएगा तो क्या होगा इस लोकतंत्र का। अयोध्या ने वह संदेश दे दिया है कि आप अनावश्यक विरोध न करें। संसद भवन के उद्घाटन समारोह में आप नहीं जाएंगे, वो नरेंद्र मोदी ने अपने घर से पैसा बनाकर लगाकर तो नहीं बनाया था, वो नरेंद्र मोदी का व्यक्तिगत कार्यक्रम तो नहीं था कि आप नहीं गए। अयोध्या आप नहीं जा रहे हैं, नरेंद्र मोदी के विरोध करते करते राम के विरोधी आप बन जा रहे हैं। तमाम राजनीतिक दलों ने पहले कहा कि न्योता मिलेगा तो जाएंगे, न्योता मिला तो बता दिया कि नहीं जाएंगे। तो ऐसे लोग जो सनातन को गाली दे रहे हैं, जो हिंदुत्व को गाली दे रहे हैं, जो राम और अयोध्या के अस्तित्व को नकारते रहे हैं, जनता उनके साथ आने वाले लोकसभा चुनाव 2024 में बहुत अच्छा व्यवहार करती हुई नहीं दिख रही है। ये वक्त बताएगा कि जनता का व्यवहार किसके प्रति उदार रहता है और किसके प्रति कितना कठोर रहता है, और किनकी नैया डूब जाएगी और किनकी नैया किनारे लग जाएगी। तो 2024 का लोकसभा चुनाव ये तय करेगा। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि बाबरी विध्वंस के बाद भाजपा सत्ता से चली गई थी और सुषमा स्वराज ने कहा था कि हमने अब आंदोलन पूरा कर लिया, उसका खामियाजा भुगतना पड़ा। लेकिन नरेंद्र मोदी ने इसकी चिंता नहीं की। नरेंद्र मोदी सत्ता में दोबारा लौटने के बाद कश्मीर के लिए 370 और 35 का मुद्दा खत्म कर दिया, जो भाजपा का राजनीतिक एजेंडा रहा है, और राम मंदिर का भी एजेंडा आज खत्म हो गया भाजपा के खाते से, घोषणा पत्र से। तो क्या भाजपा का वो इतिहास पुराना जो नकारात्मक है दोहराया जाएगा? क्या भाजपा सत्ता में नहीं आएगी 24 के लोकसभा चुनाव में? उम्मीद कीजिए कि ऐसा कुछ होने नहीं जा रहा है। आप देख रहे थे फोर्थ व्यूज और मैं उपेंद्र कश्यप। अब तक इस वीडियो में बने रहने का आपको बहुत बहुत धन्यवाद। यदि अब तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करें। फोर्थ व्यूज, चौथा विचार, बाकी ठीक।